अच्छा, तो एम्बेडिंग में ना एम्बेडिंग से लास्ट डेट ग्रोसिंग हुआ हुआ होता है। ग्रोसिंग के बाद किसी प्रोसेसिंग मशीन में डाल के चले जाते हैं, जिसमें सबसे पहले फिक्सेशन होती है, फिर प्रॉपर 4 घंटे तक की, मैं एक एवरेज बता रहा हूँ। किसी बुक में कोई प्रोटोकॉल है, किसी लैब का कोई है, किसी का कोई है, वो डिपेंड जैसे होता है टिश्यू की थिकनेस के ऊपर, फिर केमिकल की कंसंट्रेशन के ऊपर, फिर केमिकल कौन से यूज हो रहे हैं, फिर टिश्यू की टाइप क्या है, तो काफी सारी वजूहत है। फिर उसमें एडिटेशन दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, तो इस तरह की बातों पे ये टिश्यू प्रोसेसिंग का टाइम लगता है। अगर ये आते हैं तो उसमें वेस्ट इनफिल्ट्रेट हो चुका है, तो अब आपने इसके ब्लॉक बनाने हैं ताकि कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर सा बना हुआ हो जिसको माइक्रोटोम मशीन पकड़ सके, और हम उससे ना सेक्शन बारीक बारीक कट करें और उसको स्लाइड पे नोटिस पे नहीं पैदा करें। तो उस चीज़ के लिए जो टेक्निक अवेलेबल होती है सेकंड डे पे, वो होती है एम्बेडिंग। एम्बेडिंग मैंने जिस आज यहाँ पे कुछ स्टूडेंट से सुना कि उन्होंने फैसलाबाद में इसलिए होते हुए जो देखी कि वो मोल्ड होते हैं स्टील के, और उसके टिश्यू रख के ऊपर ना वो चूल्हे के ऊपर जो मेल्ट हुआ हुआ वैक्स वो डाला करते हैं और फिर फ्रीजर में रखते हैं। तो वो तो वैसे भी मोल्डिंग मोल्डिंग जाती है, लेकिन जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा वो ऑटोमेशन टाइप होगी, कि वो इसके के अंदर जो ऑटोमेशन या एडवांसमेंट है उस हिसाब से। तो एक मशीन यूज होती है जो ये बनी पड़ी है, एम्बेडिंग सेंटर इसको बोलते हैं। तो इसके अंदर में एम्बेडिंग करना होती है। आपने क्या करना है कि ये जो ये जगह है ना, ये देखो ये नजर आ रहा है, ये वो बुक है जो मैं आप लोगों से सुबह मांग रहा था और आप लोगों ने हाँ ना का जवाब देना अभी दोबारा नहीं समझा। तो ठीक है भाई, तो ये देख रहे हैं वो जो आधे आधे हाफ है ऐसे जैसे कोई पहिया टाइप के वो बने हुए हो, ये रैक होते हैं, उस मशीन के अंदर लगते हैं और इसके अंदर ये सारी केसेस लगे हुए हैं, सारे केसेस की। तो वो ओवरनाइट प्रोसेस होने के बाद ना आपने निकाल के इस एरिया में रख लेनी है। ये एरिया जो होता है ना, ये हॉट हॉट होता है, थोड़ा टेम्परेचर हाई होता है कि कहीं वैक्स इसके ऊपर पिघल नहीं जाए, मतलब हर चीज के ऊपर वैक्स वैक्स जमा हुआ नहीं लगे, बट वो पिघल के नीचे सिंक में चला जाए। अच्छा, फिर वो उसका जो बैक साइड है वो जगह होती है जहाँ पे प्लास्टिक के मोल्ड भी पड़े हैं, प्लास्टिक वाला यूज करना है, या फिर वो स्टील के भी पड़े हुए होते हैं मोल्ड जिसके अंदर ब्लॉक बनाना है। बाकी ये जहाँ पे वो ऊपर लिड लगा हुआ है, जैसे वाटर बाथ के लिड होते हैं, तो ये वो जगह है जिसके अंदर ना सॉलिड वैक्स डलता है जो मार्केट से लिया हुआ होता है, और टेम्परेचर हाई होने की वजह से ना इसके अंदर ना ये लिक्विड फॉर्म बन जाती है। फिर ये सेटअप है इसके सामने लगा हुआ, जहाँ रेड फॉस्फेट रखी हुई है, रेड और ब्लैक, उस पे एक नोब है, वो नोब घुमाते हैं तो उसमें से लिक्विड बहता है, उस नोब को बंद कर देते हैं तो लिक्विड बना बंद रहता है। उसके आगे लैंप है, मैग्नीफाइंग ग्लास है, लैंप अच्छी सी रोशनी के लिए ताकि आप टिश्यू की ओरिएंटेशन जब रखो या बनाने लगो तो पता चले उसकी सारी डिटेल्स। और लैंप ये कि बहुत बारीक फीचर्स हो तो वो जूम इन हो जाए। और जनाब इसके इर्द गिर्द का सारा एरिया में हॉट होता है, 50 to 60 सेंटीग्रेड के ऊपर, आप हाथ तक आपको फील हो जाता है कि काफी गर्म है। लेकिन जो लैंप के नीचे वो वाइट कलर का छोटा सा ब्लॉक नजर आ रहा है, ये जगह कोल्ड होती है, कोल्ड प्लेट होती है, इसका टेम्परेचर लो होता है। जैसे नीचे निचले हिस्से का टेम्परेचर ये लो चल रहा होता है। बाकी वो सारी जो दूसरी प्लेट है वो सरफेस वाइट कलर की, उसके ऊपर काफी सारे वो केसेस रखे हुए हैं, ब्लॉक रखे हुए हैं, तो इसका टेम्परेचर लो हुआ करता है। बाकी ये फॉस्फेट रखने के लिए जगह होती है, इसमें भी होल से बने होते हैं। आप ये फॉस्फेट से जब आप काम करते हो ना, 3-4 फॉस्फेट यूज हो रही होती है, तो वो जैसे ही आप काम कर रहे हो तो ना उसके वैक्स के अंदर डिबो रहे हो, टिश्यू को सही से ओरिएंटेशन दे रहे हो ना, तो उसके ऊपर वैक्स लग जाता है, जो आप जब आप हवा में उसको निकालते हो तो वो फल जमना स्टार्ट हो जाता है, तो वो आगे से अच्छा काम करने के काबिल नहीं रहती। तो वो इन होल्स में रखोगे जहाँ वो मेल्ट हो जाएगी, इसकी फ्रेश फोर्स से उठाओगे, यही कुछ होता रहता है। इसको एम्बेडिंग सेंटर भी बोलते हैं। तो इसमें क्या काम होता है कि अब ये हम देखते जाते हैं कि वो क्या डिटेल दे रहा है। पैराफिन वेस्ट फॉर टिश्यू एम्बेडिंग शुड बी क्लीन
filtered and held at 2 to 4 centigrade above its melting point। तो वो जो बैक में पैराफिन का टैंक है उसमें वो कहता साफ सुथरी फिल्टर जिसमें कोई कचरा वचरा तो जो बिल्कुल प्योर मार्केट से एनालिटिकल ग्रेड मतलब एक्सपेरिमेंट करने वाली गैस लिए जो मोमबत्तियों वाली उठा के नहीं ले आना, क्लियर होनी चाहिए, इसमें रंग वंग नहीं हो। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना उससे भी 2 से 4 सेंटीग्रेड ऊपर उसका टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ होना चाहिए, तो काफी गर्म रखनी, लिक्विड होनी चाहिए। On completion of process, that tissue basket is transferred to a heated reservoir of freestanding bath of paraffin wax। तो वो कहता है कि जब मुकम्मल हो जाए टिश्यू प्रोसेस तो वो जो रैक्स है वो ला के वहाँ रख लो। The tissues are removed from their cases one at a time only with heated faucets and placed down in a pre-filled mold of molten paraffin wax। तो मोल्ड ले लिया जाता है, मोल्ड को उस नल के नीचे रखते जिसमें से वैक्स बचता है, उसके ऊपर थोड़ा सा ना वैक्स डालता है। जब वैक्स डल गया तो केसेट निकाली, केसेट का लिड हटाया, उसमें से टिश्यू उठा के वो आपने उसमें रखा, फॉर्सेप से पकड़ के ऐसे नीचे दबा दबा के रखा। अगर नहीं नीचे दब रहा नहीं लग रहा तो उसको ठंडी जगह कोट वहां पे ला के रखा। वो नीचे से जब वैक्स स्टार्ट हो जाएगा टिश्यू चिपक जाएगा। जब नीचे से व्हाइट हो गया वैक्स जैसे जमता वो व्हाइट हो जाता है सॉलिडिफाई होने के बाद, तो अब उसको ऊपर से मजीद भरने के लिए उसके उस प्रोब के नीचे रखा, उसमें से वैक्स निकाला, मोल्ड को भर लिया, टिश्यू सारा कवर हो गया, उसके ऊपर जो केसेट थी वो उल्टी करके रख दी और उसको उठा के पूरे को आराम से वो जो ठंडी साइड है ना वहां पे रख लिया। तो वो नीचे से उसको टेम्परेचर मिलना स्टार्ट होगा टिश्यू की तरफ से, वो टिश्यू ब्लॉक बन जाएगा और वो केसेट उस ब्लॉक का पार्ट बन जाएगी उल्टी साइड से। अब ये वो केसेट उसके अंदर क्यों रखती है वो एक वजह है। एक तो उस ब्लॉक को भी कोई सॉलिड चीज लगी हो, जहाँ पे बैकोटोम में हमने जब ब्लॉक को फिक्स करना है वैक्स वाली जगह फिक्स करेंगे तो वो तो अंदर मेटल उसके अंदर घुस के वैक्स टूट फूट कर शिकार हो जाएगी, वो सही से पकड़ा नहीं, तो वो केसेट इसलिए भी यूज हुई। प्लस केसेट के ऊपर नंबर डाला था, जब हमने टिश्यू प्रोसेसिंग के वक्त उसमें टिश्यू रखा था तो नंबर डाला था, तो वो भी नंबर उसके साथ लगाया। फिर a variety of molds are available include stainless steel mold, radiated capacity with increase the processing embedding cases, developed। तो मतलब काफी तरह तरह की मोल्ड अवेलेबल है। फिर अब इनके जैसे नाम है लेक्वाटी, एलपीसीज, आइसेज, मेटल बोर्ड, आलपील अरे प्लास्टिक मोल्ड, तो हर तरह की अवेलेबल है। तो फिर जनाब वो कहता है कि molds are left on the cold plate until the wax solidifies or where a form of refrigeration is not available can be immersed in solid water, cold water once a thick enough crust has formed on the surface of the wax। तो वो कहता है कि ना वैसे तो वो मशीन है एम्बेडिंग सेंटर उसके ऊपर रखो ताकि वो ठंडे हो जाए, लेकिन अगर यहाँ ऐसा सिस्टम अवेलेबल नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो। एक तो ये जिसमें वो बच्चा बताया था कि फैसलाबाद में था, फ्रिज में रख दो, फ्रिज में भी बन जाएगा, ऊपर से ये मेरे को जल्दी बन जाएगा। या फिर यूं भी है कि जब वो थोड़ी सी सॉलिडिफाई हो जाएगा ऊपर से सरफेस भी, अंदर से तो वो लिक्विड होगी ना अभी, तो जब ऊपर से सॉलिडिफाई हो जाए तो उसको वो ठंडे पानी के अंदर डाल दें तो वो फौरन जम जाएगा। लेकिन अगर ऊपर से सॉलिडिफाई नहीं हुआ, बिल्कुल ऐसे तैरता हुआ वैक्स हुआ तो वो पानी के साथ नीचे तो वो ब्लॉक खराब हो जाएगा। तो थोड़ा चारों तरफ से ना सही, लेकिन जिस तरफ से हवा है ना ऊपर की तरफ से उस तरफ से सॉलिडिफाई होना लाजमी है, ना वो वाटर के अंदर ऐड हो जाएगा, वैक्स निकल के उस पानी के बर्तन में घूमना शुरू कर देगा।
हाँ, तो जनाब है commercial embedding centers which combine a heated mold store, a molten wax reservoir dispenser, and a cold plate are readily available. Once the wax is solidified, the tissue blocks may be gently removed from the mold and prepared for microtomy. तो ये तरीका निकालने का कुछ यूँ होता है कि आप सब लोगों के घर में फ्रिज है, तो जो ऊपर का फ्रीजर वाला पार्ट होता है उसमें एक ना प्लास्टिक का बना हुआ होता है, 10-12 उसके खाने बने, तो उसमें पानी डालो और जब वो सॉलिडिफाई हो जाए तो थोड़ा सा उसको साइडों से ऐसे प्रेशर डालते हैं तो उसमें से क्यूब, आइस क्यूब बाहर निकल आते हैं। ऐसे ही ये मोल्ड होते हैं, इनकी साइडों से ना जैसे ही आप उनको प्रेशर डालते हो वो थोड़ा सा ना स्ट्रेच होते हैं और उसमें से ना ब्लॉक निकल आता है। जब ब्लॉक निकल आएगा तो साइडों से वेस्ट थोड़ी सी आपने रिमूव कर देनी है और उनको फाइल करके, मतलब जिस पेशेंट के जितने भी ब्लॉक्स बने उनको इकट्ठा करके किसी चीज में डाल के, कोई प्लेट है या कोई थाली, अच्छा थालियाँ टाइप की होती है, वो ट्रेज होते हैं स्टील के बने हुए, तो पेशेंट ऐसा नहीं यूज होते हैं, उसमें आप माइक्रोटोमिंग के लिए ले जाओ। अच्छा, it is a general rule for appropriate orientation of tissue specimen that the surface of tissue facing downward in the cases should be placed face down in the mold. तो वो कहता है कि ना ये एक रूल है कि आप जो चीज चाह रहे हो ना कि आपके जब टिश्यू कट हो रहा हो ब्लॉक में वो बिल्कुल आपके सामने आए, तो वो जब ब्लॉक बनाना है ना तो वो मोल्ड जिस तरफ नीचे उसका बॉटम है स्टील की तरफ उसका मुंह करना है, उसका मुंह नीचे की तरफ करना है, क्योंकि जब उसके ऊपर से मोल्ड हट जाएगा ना तो वो जब ब्लॉक आपके सामने बना हुआ आएगा तो वो आपके सामने होगा। तो और फिर दूसरी कुछ चीजें भी है वो भी मैं आप लोगों को ना सिखाता हूँ कि कैसे समझाने के लिए। ये देखो, ये है बायोप्सी, समझ रहे हो ना, इससे आपको लग रहा है कि ये ट्यूमर है, ये वाला, तो इसको आपने क्या है कि ना डिटेक्ट करना है। तो अभी मेरे पास यहाँ कुछ इतनी चीजें हैं नहीं, ऐसे ही समझ लो ये सारा ये जो नीचे में ये मोल्ड है रखा पड़ा, तो हमने क्या करना है कि ये बायोप्सी रखते वक्त जब बेस्ट के अंदर ऐसे नहीं रखनी थी, क्योंकि ऐसे रखोगे तो ये वाला सामने हिस्सा आएगा, जब माइक्रोटोमी में यूं ही उसके सेक्शन कट होते रहेंगे तो वो ट्यूमर तो पीछे रह गया। फिर दूसरा सिनेरियो कि आपने बायोप्सी यूं भी नहीं रखनी, क्यों, जब ब्लॉक कट के आएगा तो आपके सामने होगा ये हिस्सा जो नीचे ही रखा था, तो वो पहले ये कितने सेक्शन कट होते 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 फिर एक ट्यूमर सामने आएगा, वो कट होगा, फिर ढेर सारी जगह कट होने के बाद फिर आएगा नहीं। तो आपने जिस चीज को रखते वक्त जस्ट साइंस ही यही है और कोई साइंस नहीं है इसमें। तो ये जो देखा था ना कि उसके मिरर लगा हुआ है और मैग्नीफाइंग ग्लास और लेंस है, वो सिर्फ इस एक साइंस के लिए यूज होता है। तो ये ट्यूमर है तो आपने बायोप्सी को रखनी है उल्टी, हमेशा जिस चीज को देखना चाह रहे हैं वो नीचे की तरफ, तो जब ब्लॉक प्रिपेयर होके आएगा तो वो आपके सामने ये जगह होगी और जैसे ही टिश्यू कट होगा तो दोनों ट्यूमर आपके सामने आ जाएंगे सेक्शन के अंदर। समझ आई सर्वर? सर्वर अजीम, जी सर। समझ आ गई? जी सर। ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनाते हैं, तो ये हो गया। फिर orientation is extremely important for effective diagnosis. A skin biopsy should be embedding at right angles to its surface to give the correct plane for specimen. तो ओरिएंटेशन बहुत मैटर करती है। फिर क्या कहता है कि cylindrical tubular tissues such as fallopian tube are vast different। fallopian tube कहाँ होती है?
हेलो। फैलोपियन ट्यूब क्या चीज होती है? खाके बनी। यस सर। फैलोपियन ट्यूब कहाँ होती है? सर फ्लोपियन ट्यूब यूट्रस के साथ होती है सर, इसमें ओव्यूलेशन और फर्टिलाइजेशन अच्छा। ऑफ जाइगोट। और फिर ये क्या उसको कहते हैं, वो दूसरी क्या है? वास डेफरेंस। जी सर। और ये जो फैलोपियन ट्यूब के बाहर लिखा है वास डेफरेंस, ये कहाँ होती है? वास्ट डिफरेंस सर, ये भी इसके साथ। हम्म, नहीं, ये टेस्टिस के अंदर होती है। हाँ यहाँ हाँ पे सर, वो ये ट्यूब्यूल्स वास्ट डिफरेंस याद आ गया सर सर। अच्छा, should be embedded on end in order to the surface section may be cut through the walls and lumina. अच्छा, dies or special inks can be utilized to mark the section planes and allow for tissue orientation. तो अब वो डाइज वाली बात कैसे आ गई? इंडिया इनको यूज होती है ये देखने के लिए कि ना सरफेस कौन सा है या कटिंग किस तरफ से की गई है। जैसे एक है ना वो पोटैटो या आलू, उससे आपने सेक्शन कट करने हैं, उसमें से अगर छिलका उतार दो और आपने ऐसे रेंडम काफी सारे पीस कर लो ना, छिलका काफी गहरा सा उतारा हुआ हो ज्यादा, आप फिर ये नहीं बता सकते इजीली कि कौन सी साइड इसकी बाहर वाली थी। जब आपने इससे कितने ढेर सारे टुकड़े किए तो फिर आलू की किस तरफ से थी। तो इसी तरह जब बायोप्सी ले पे आप ग्रोसिंग करो तो फिर तो आपको पता होता है कि ये बाहर वाली सरफेस है किसी भी ऑर्गन की। लेकिन जब वो कट हो जाता है तो वो एक जैसा दिखता है माइक्रोस्कोपी में भी हर जगह, तो वो आप पता नहीं कर पाते कि सरफेस किस तरफ से थी। तो उसको देखने के लिए कि सरफेस हमेशा आपको याद रहे, आपको दिख जाए, वो यूं करते हैं कि पहले पूरी बायोप्सी जैसे आ ना, कोई जैसे आलू की शेप का किडनी आ गया, किडनी छोटा सा होता है, वो उस पूरे को पहले ना बाहर इंडिया इंक लगा लेते हैं, उसको ना ऐसे नहला देंगे, ब्लू ब्लू कर देंगे। तो होगा ये ब्लू करने से कि उसकी जो सरफेस है ना उसके अंदर ना वो इंडिया इंक ऑब्जॉर्व हो जाएगी, वो ब्लू ब्लू सी हो जाएगी। फिर उसके बाद कट करोगे तो जब आप सेक्शन जैसे लैंडिंग के बाद देखोगे आप कहोगे कि जिस तरफ ना ब्लू ब्लू बनेगी उसकी सरफेस है। इसी तरह फिर जब वो सेक्शन कट माइक्रोटोमी करोगे तो आपको बाहर आंख से देख के पता चल रहा होगा ब्लॉक में कि इस तरफ ये वो जगह है, ये ब्लू ब्लू हो रही है सरफेस से इसकी, बाहर का हिस्सा था। तो बाकी टिश्यू का इंटरनल हिस्से कटे हुए जिस तरफ रंग नहीं है। और फिर जब वो सेक्शन कट होकर बाकी स्टेनिंग वगैरह में भी हो जाएगा तो वहाँ पे भी वो कलर छूटा हुआ रह जाएगा, तो आप वहाँ भी देख सकोगे कि अच्छा तो ये इसकी वो बाहर सरफेस का एरिया। तो ये थी आप लोगों की आज टिश्यू इम्बेडिंग। तो अब हम इस रिलेटेड ना वीडियो देखेंगे। मैंने आप लोगों को जो दूसरी दूसरी बुक है ना उससे पढ़ाया, तो पेज नंबर देख लें। वैसे इस दफा ये सारी बुक पढ़ेंगे, 9 नंबर पेज पे एम्बेडिंग था। तो अब जनाब क्या है कि तो उसमें वो कह रही है कि आपको टिश्यू एम्बेडिंग का एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। उसने आपको वैक्स दिखाया, वैक्स वो पीछे रखा हुआ है कैसे सॉलिड की फॉर्म में आता है, फिर देख लो जनाब। याद रखिएगा टिश्यू एम्बेडिंग
देख रहे हैं टिश्यू बेडिंग वो फिर हट गया, और ये 3-4 तरह की छोटी बड़ी आपको फॉसेट चाहिए, वो टिश्यू मोल्ड है, और उनके अंदर जो वो बना हुआ है तो थोड़ा सा इसका वो टिश्यू के पीस पे डिपेंड करता है। बड़ी बायोप्सी के लिए आप बड़े वाला मोल्ड जो लोगे, अगर बड़ी बायोप्सी के अलावा एक दूसरा भी सिनेरियो होता है, अगर एक ही मोल्ड के या ब्लॉक के अंदर आपने 2 सेक्शन रख के उसका ब्लॉक बनाना है, तो फिर ज़ाहिर है बड़े वाला मोल्ड है। फिर वो दरमियाना, फिर छोटा टॉप, ये बहुत ही कोई छोटी सी बायोप्सी के लिए भाई वो इसलिए कि आप एक्स्ट्रा वैक्स खामखा का क्यों यूज करोगे इतना देर तक। अगर वैक्स यूज करोगे तो आपको बाद में काटना पड़ेगा मैनुअली ब्लेड के थ्रू। अगर नहीं काटोगे तो वो फिर जब सेक्शन ले लोगे तो वो बाद में हॉट ओवन में आपको रखना पड़ेगा, उसमें वैक्स रिमूव होगा। प्लस आप वायलिन जो डी वैक्स करने के लिए यूज करोगे एक्सटर्नल करने, तो वो भी हमें खामखा यूज होगी। तो वैक्स तो आप जैसे किसी कट करने के लिए करना है तो थोड़ा सा लगा लो, ये देखो। बाकी ये जब प्लास्टिक केसेस तक विद लेंगे जिनके मेडिकल प्रोसेस होते हैं आपको, ये प्लास्टिक मोल्ड भी यूज होते हैं। ये टेम्परेचर सबका करते हैं, माइनस कोल्ड का है, ये मोटी जैसे 61 पे सेट किया हुआ है बहुत से, तो मतलब 50 है, तो मुझे 61 चाहिए बेस्ट लिक्विड फॉर्म में। ये प्रोसेस होके कैसे टाइप करिए, ये ओपन करी। वीडियो की आवाज आई, वीडियो की आवाज आ रही है। नो सर वीडियो की आवाज आ रही है। अच्छा चलो, फिर आप अपनी वो जिस बैटरी का ब्लॉक बनाने जा रहे हैं, आप इस हिसाब से मोल्ड था थोड़ा वैसा फॉर्सेट से किसी को उठाया। सर जी आवाज सही नहीं आ रही, शोर है सर। सर जी आवाज सही नहीं आ रही, शोर आ रहा है। ये पूरे लेक्चर में तो अच्छा रहा है कि अभी आ रहा है? अब भी आ रहा है सर, ये वीडियो से नहीं आपकी तरफ से आ रहा है। मैं बोल रहा हूँ पूरे लेक्चर में तो रहा है या अभी आना स्टार्ट हुआ है? अब ज्यादा हो गया सर, पहले हल्का हल्का था, ज्यादा हो गया। और अभी आ रहा है, अब ज्यादा हो गया। अब अब ठीक हो गया सर। अच्छा, तो अब क्या है कि ना आपने वो जो है मोल्ड है ना उसको उठा के उसमें ना वैक्स भरा और फिर टिश्यू उठा के रखा, तो वो उसको प्रॉपर फिक्स करने के लिए ना वो लिक्विड में तो नहीं ठहरेगा, तो थोड़ा ये हॉट कोल्ड प्लेट होती है, थोड़ी सी जगह बनी हुई है, इसका टेम्परेचर -3 तक होगा। तो यहाँ पे रखोगे, वो नीचे से वैक्स जमना स्टार्ट होगा, ऊपर ना आप फोर्सेप्स से पकड़ के ना उसको करते हो। वैसे ये इतना टाइम नहीं देना होता कि आप लगे रहो, क्योंकि वैक्स जमता जाएगा और आपकी फिर सारी फोर्सेप के ऊपर भी लग जाएगा, और फिर मतलब थोड़ा ही टाइम होता है, बहुत ही जल्दी जल्दी करना होता है, इतना खैर जल्दी भी नहीं। तो वो केसेट देखे, केसेट के ऊपर नंबरिंग डली हुई है, तो उसमें सही से प्ले कर रही है, और उसमें एक्स्ट्रा वैक्स और भरा कोल्ड प्लेट के ऊपर रख दिया। ये ब्लॉक बन गया। अब ये जो एक्स्ट्रा वैक्स साइडों पे लगी हुई है ना, तो वो और ये रख के अरेंज करके भिजवा दिया माइक्रोटोमी के लिए।
अच्छा फिर जनाब और भी देखते हैं अगर कोई आता है कुछ अच्छा सा। नहीं ये बहुत ज़्यादा हो गया। प्लीज जनाब। फिर इस तरह करके टिश्यू प्रोसेसिंग हुआ करती है, वो इम्बेडिंग। ठीक है सर। कुछ पूछना है टिश्यू इम्बेडिंग से रिलेटेड? अजीम नो सर। जी सर। कुछ पूछना है टिश्यू इम्बेडिंग रिलेटेड? नो सर, क्लियर है। चलो ठीक है फिर। अटेंडेंस। अल्लाह हाफिज।